औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि चूँकि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल जो है वो अपने सेक्स सेल बनाता है और जो फीमेल्स होती हैं वो अपने सेक्स सेल बनाती हैं। इन सेक्स सेल्स को हम दोनों को कंबाइन करके कहते हैं गैमीट्स। और ये जो गैमीट्स हैं फिर इनकी दो टाइप्स होती हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जो मेल गैमीट्स हैं उन्हें स्पर्म्स कहा जाता है और फीमेल गैमीट्स को ओवा या एग्स कहते हैं। अगर हम दोनों की जो फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस देखें तो वो जो प्रोसेस है अगर उसको कंबाइन करके इकट्ठा हम कहें तो हम उसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो पहले हम गैमीटोजेनेसिस को देखेंगे, गैमीटोजेनेसिस क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम बारी बारी मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन को अलग अलग से स्टडी करेंगे। गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, हम थोड़ा सा आपकी बुक को भी देख लेते हैं कि इन दिस प्रोसेस डिप्लॉइड 2n गैमीट सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स। तो जो डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल्स होते हैं जो पहले से प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो 2n होते हैं, उनमें मियोसिस होगी और 1n गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स और ओवा आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेड्स। अब ये जहाँ पे बन रहे होते हैं दोनों, उनको हम कंबाइन करके गोनेड्स कहते हैं। अब मेल गोनेड्स को क्या कहेंगे हम? टेस्टिस। उसका सिंगुलर जो है वो टेस्टिस है। और जो फीमेल गोनेड है दैट इज़ कॉल्ड ओवरीज। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, और मेल जो फीमेल गोनेड्स हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्पर्म्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एग्स की फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। अब हम बारी बारी दोनों को स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। Some cells present in the walls of seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia। अब इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये टेस्टिस का जो है वो सेक्शन है, मतलब इसको आधा काटा गया है बीच में से, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्योंकि इसको लेंथ वाइज काटा गया है तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बेशुमार ट्यूब्स हैं, इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो वॉल्स होंगी उन वॉल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या बनाते हैं फिर? स्पर्मेटोसाइट्स। उनमें से हर एक जो स्पर्मेटोसाइट्स है इट अंडरगोज मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूसेस। आपने मियोसिस में पढ़ा था कि उसके दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो है उसको मियोसिस 1 कहते हैं और एक्चुअली मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जो मियोसिस 2 है उसमें वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे माइटोसिस है। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और 2 में सिंपली जो उनकी तादाद है वो ज़्यादा होती है। और फिर क्या प्रोड्यूस होता है? 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उनमें होती है मियोसिस 1 और वो चेंज होते हैं टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर दीज सेल्स अंडरगो मियोसिस 2। इन दिस वे spermatids are produced from each primary spermatocytes। अब ये spermatids हैं ये मोटाइल होते हैं क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं ताकि उनको स्पर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो स्पर्म जो होंगे वो मोटाइल होंगे। जो स्पर्मेटिड्स हैं दीज आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब वो मूव नहीं कर सकते। तो चूँकि स्पर्म्स ने स्विम करके जाना होता है टूवर्ड्स द एग, इसलिए उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी होती हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सकें। एक तो उनको एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, ज़ाहिर है। तो उनके अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कि जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है उसके अंदर,
और इसके अलावा उसकी एक टेल होती है, टेल बनती है स्विम करने के लिए, और उसका जो आगे वाला पोर्शन है, जो उसका हेड है, वो पॉइंटेड होता है, और उस पॉइंटेड हेड को कहते हैं हम एक्रोसोम। तो एक्रोसोम बनेगा, एक टेल होगी और उसमें एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होगा ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। पहले हम देख लेते हैं oogenesis को, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग्स। सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स। ओवरी जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती है, थैलियाँ सी, बैग्स सी होती हैं, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। उसमें डिप्लॉइड oogonia जो हैं पहले से प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ जो oogonia हैं दे डेवलप इनटू डिप्लॉइड प्राइमरी oocytes। oogonia डेवलप इनटू प्राइमरी oocytes। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, बल्कि पहले हम देख लेते हैं oogonia है 2n, उसके बाद ये डेवलप हो गया इनटू प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है इनमें ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा सेकेंडरी oocyte और साथ एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte जो है वो दो सेल्स बनाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। एक होगा सेकेंडरी oocyte, दूसरा होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जब फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये आगे मज़ीद डिवाइड होगी तो ये दोनों पोलर बॉडीज़ ही बनाएगी, और ये जो पोलर बॉडीज़ हैं ये असल में बेकार हैं, ये बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। सेकेंडरी oocyte जो है ये दोबारा से बनाएगा एक पोलर बॉडी और एक एग। एग जो है ये थोड़ा सा अपने साइज़ में बड़ा हो जाएगा, और अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये चेंज हो जाएगा इनटू ज़ाइगोट। तो आपने देखा कि oogenesis के दौरान जो oogonia है ये एंड पे सिर्फ एक एग बनाता है। इसमें भी यहाँ से जो है वो मियोसिस स्टार्ट हो गई है, मियोसिस 1 हुई है और ये 2 बन गए हैं यहाँ पे, इसीलिए जहाँ पे 2n था और इधर जो है वो 1n है। उसके बाद ये 4 जो सेल्स बने हैं इनमें 3 जो हैं वो पोलर बॉडीज़ हैं और 1 एग है। स्पर्मेटोजेनेसिस को आप इससे आप कंपेयर करें, यहाँ पे oogonia था तो इधर है स्पर्मेटोगोनियम। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और वो बनाता था प्राइमरी oocyte। इसमें अब बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय मियोसिस 1। तो इसमें दोनों एक जैसे सेल्स बने हैं, जबकि इसमें एक जो था वो सेकेंडरी oocyte था और एक थी फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके बाद इसमें स्पर्मेटिड्स बनेंगे, लेकिन ये राउंड होंगे और दीज आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड पे 4 स्पर्म्स बने, oogenesis के एंड पे सिर्फ एक एग बना है। अब इसकी भी एक रीज़न है, कि रीज़न क्या है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जिस वक्त इसने स्पर्म्स ने फर्टिलाइज़ करना होता है एग को, तो एग हमेशा जो है वो स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता, और स्पर्म्स ने स्विम करके जाना होता है टूवर्ड्स द एग। तो इस दौरान जो है वो बेशुमार स्पर्म्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई ना कोई एग स्पर्म जो है वो पहुंच जाए एग तक और उसको फर्टिलाइज़ कर ले, जो स्पर्म्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और चूँकि एग जो है उसने एक जगह रहना है तो उसके ज़ाया होने का कोई ख़तरा ही नहीं होता। बहरहाल हम देखेंगे कि ये जो स्पर्मेटिड्स हैं हाउ आर दे कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। ये देखिए स्पर्म की स्ट्रक्चर, इसका पॉइंटेड हेड है आगे, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये उसका माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है और नीचे उसकी टेल है जिसकी मदद से ये स्विम करके जाता है टुवर्ड्स द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अब इस चीज़ को आप अच्छी तरह याद कर लें, डायग्राम बना के इसको याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। चलिए, फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है कि जिस वक्त एग और स्पर्म बन जाते हैं थ्रू oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि स्पर्म्स ने कंबाइन करना है एग्स के साथ, और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 तरह की होती है बेसिकली, एक जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है और एक बॉडी के बाहर होती है। और जो बॉडी के बाहर होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरी है इंटरनल विच अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत सारे एनिमल्स में होती है कि जिसमें जो आमतौर पे पानी के अंदर रहते हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि जो दोनों मेल और फीमेल हैं वो एक ही वक्त में अपने जो हैं सेल्स, सेक्स सेल्स या जो गैमीट्स हैं,
एक टाइम पे ही रिलीज़ करते हैं। जब वो एक टाइम पे रिलीज़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो चांस हो जाता है कि वो दोनों फर्टिलाइज़ हो जाएंगे, मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज़ हो जाएगा, स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ कर देगा, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर टाइम एक ना हो तो फिर ज़्यादा ख़तरा है कि एग जो है वो फर्टिलाइज़ नहीं हो सकेगा। इस सूरत में एक जो एडेप्टेशन है वो ये है एनिमल्स में कि जो भी एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेल गेमीट जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। उसकी वजह क्या है कि बहुत से जो हैं स्पर्म्स या एग्स उनको प्रीडेटर्स खा जाते हैं, शिकारी खा जाते हैं, या फिर वो रास्ते में ही ज़ाया हो जाते हैं आपस में कंबाइन करने से पहले ही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये किस किस में होती है? इनवर्टिब्रेट्स में और फिशेज़ में और एम्फीबियंस में, मतलब फिशेज़ में, और जो फ्रॉग्स वगैरह हैं, टोड्स हैं, इनके अंदर इनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल किस में होती है और किस तरह से होती है कि एग सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स का उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, और ये किस किस में होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो ये क्या करते हैं कि कुछ इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जैसे मैमल्स हो गए। मैमल्स क्या करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो एग है उसको अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं और वहीं पे वो डेवलप होता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ जो हैं जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स ये अपने लेग्स जो एग्स हैं उनको ले कर देते हैं, और उससे पहले वो क्या करते हैं कि उसके गिर्द शेल सिक्रीट करते हैं ताकि जब वो एग ले करें तो उसको अपनी इन्वायरमेंट में जाके किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ख़ास तौर पे उससे जो वाटर लॉस है वो ना हो, और कहीं जो एनिमल है या जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्रोड्यूस करना है कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो उसके गिर्द एक शेल सिक्रीट करते हैं और फिर उसको बॉडी से रिलीज़ करते हैं। और अगर वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे कि मैमल्स में होता है, तो फिर जो मदर की बॉडी है वो सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी देती है उसको। एग को कोई ख़तरा या ज़ाइगोट कोई ख़तरा नहीं होता है कि उसे कोई डैमेज हो जाएगा, और साथ साथ जितनी भी न्यूट्रिशन है वो मदर की बॉडी देती है। और रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में क्या होता है कि इनमें जो योक होती है एग की वो प्रोवाइड करती है सारी नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बड़ा होगा साइज़ में तो ज़ाहिर है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और ये जो है पहले से प्रेजेंट हुई हुई होती है, एग के अंदर स्टोर होती है। अच्छा जी, अब एग में क्या होता है कि एक तो इसमें से वाटर लॉस नहीं होता, डैमेज नहीं होता इसको, और दूसरा जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि जो मैमल्स हैं उनमें किस तरह से जो एग है वो मदर की बॉडी के अंदर ही रहता है। यहाँ पे देखें दिखाया गया है, उसके गिर्द एक बन जाती है झिल्ली सी जिसके अंदर वाटर होता है। इसके अलावा उसमें से जो है न्यूट्रिशन जो है ये उसको प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द एग योक। ये देखें एग योक जो है ये सप्लाई हो रही है इस ग्रोइंग चिक को, और इस तरह से ये सर्वाइव करता है। और बाहर जो है वो उसकी शेल प्रेजेंट है ताकि इसको डेसिकेशन से या सूखने से, खुश्क होने से, वाटर लॉस से बचाया जा सके।